नमस्कार, मैं हूं श्रुति शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 360। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से हो रहे हमलों पर चुप्पी तोड़ दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजन देशभक्त हैं और उनकी देशभक्ति किसी और से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वामी को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर किसी को यह लगता है कि वो सिस्टम से ऊपर हैं, तो वो बिल्कुल गलत हैं। मोदी ने स्वामी के बयानों को गलत बताया। पीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी ने खुद को स्वामी के हालिया बयानों से अलग कर लिया है। स्वामी ने राजन के साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास पर भी कई आरोप लगाए थे। पीएम ने कहा है कि चाहे ऐसा मेरी पार्टी में हो या नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल गलत हैं। पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातों से देश का कोई भला नहीं होगा। पाकिस्तान के बारे में पीएम ने कहा है कि वहां किसने बात की जाए, चुनी हुई सरकार से या फिर दूसरे तत्वों से। एनएसजी की मेंबरशिप के बारे में पीएम ने कहा है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। और मेरे सहयोगी राजेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने स्वामी को नसीहत देकर पार्टी के लोगों को क्या संकेत देने की कोशिश की है? और फिलहाल इस खबर पर हम दोबारा लौटेंगे और बता दें आपको कि सरकार ने नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए आरबीआई एक्ट में बदलाव किए हैं। नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होंगे। ये कमेटी अलग अलग दरें तय करने पर फैसला करेगी। किसी फैसले में टाई की स्थिति होने पर आरबीआई गवर्नर अपना वोट दे सकेंगे, जिसके बाद इस फैसले को मान्य माना जाएगा। और चलते हैं राजन की भी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से हो रहे हमलों पर चुप्पी तोड़ दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजन देशभक्त हैं और उनकी देशभक्ति किसी और से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वामी को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर किसी को यह लगता है कि वो सिस्टम से ऊपर है, तो वो गलत है। मोदी ने स्वामी के बयानों को गलत बताया है। पीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी ने खुद को स्वामी के हालिया बयानों से अलग कर दिया है। और मेरे सहयोगी राजेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने स्वामी को नसीहत देकर पार्टी के लोगों को क्या संकेत देने की कोशिश की है? देखिए, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्वामी जो कर रहे हैं उससे देश का भला नहीं हो रहा है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जानी चाहिए जिससे देश का भला ना हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि राजन जो है वो देशभक्त हैं और उन्होंने ये साफ कहा कि राजन अपना पूरा टर्म पूरा करके जा रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार 2014 मई में बनी थी तब उन्हें नहीं हटाया गया था, ना ही आज उन्हें हटाया जा रहा है कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया है या उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है। वो अपना पूरा टर्म पूरा कर रहे हैं और सितंबर में पूरा टर्म पूरा करने के बाद जा रहे हैं। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि राजन पूरे देशभक्त हैं और उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बॉर्डर पर सेना को खुली छूट दी गई है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अब एक करारा जवाब मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी देश है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ शांति के साथ रहना चाहता है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि बातें जो हैं वो टेबल के ऊपर होती हैं और लेकिन इसके साथ साथ हमारी सेना को भी पूरी छूट दी गई है कि बॉर्डर पर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं और बॉर्डर पे किसी भी तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बॉर्डर पे सेना जो है इसके लिए अपने डिसीजंस लेने के लिए साफ है, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। जी बिल्कुल, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। ब्लैक मनी पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि 30 सितंबर तक अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल शाम 4 बजे एक अहम बैठक भी बुलाई है। कल ही पीएम मोदी ने ब्लैक मनी रखने वालों को सख्त चेतावनी भी दी थी। सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है।
जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। ब्लैक मनी पर पीएम मोदी की सख्त चेतावनी के बाद आईटी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर टाइम बम लगा दिया है। ये ब्लैक मनी रखने वाले उन लोगों के लिए चेतावनी है कि 30 सितंबर तक अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा कर दें या फिर इस बम के फटने का इंतजार करें। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के खुलासे के लिए सरकार इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेकर आई है। ब्लैक मनी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल शाम 4 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें इनकम डिक्लेरेशन स्कीम पर चर्चा होगी। बैठक में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में बार एसोसिएशन और इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बुलाया गया है। फिलहाल ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की सख्ती का असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार को इंडियंस के 1100 विदेशी खातों में 13,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता चला है। सरकार को 2011 में 400 और 2013 में करीब 700 बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली थी। 2011 में फ्रांस सरकार ने एसएचबीसी के खातों की जानकारी दी थी, जबकि 2013 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने अपनी वेबसाइट पर 700 बैंक खातों को पब्लिश किया था। आईटी विभाग ने इन पर 5,377 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया है। दरअसल 30 सितंबर तक टैक्स घोषित करने वालों से संपत्ति के बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद ब्लैक मनी पकड़े जाने पर सरकार न सिर्फ टैक्स और सरचार्ज वसूलेगी, बल्कि भारी भरकम पेनल्टी भी लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि ब्लैक मनी का खुलासा नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने 30 सितंबर तक ब्लैक मनी का खुलासा करने का समय दिया है। जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ MOS फाइनेंस जयंत सिन्हा है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ब्लैक मनी को लेकर सरकार ने एक बार फिर से एक नई शुरुआत की है। 30 सितंबर तक का मौका दिया है। जिन लोगों के पास ब्लैक मनी उसको डिस्क्लोज करें, उसके बाद सरकार ये कह रही काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं हुए हैं, तो क्या अब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और इससे कुछ बेहतर परिणाम निकलेगा? ये कोई नई शुरुआत नहीं है। हम लोग तो बहुत दिनों से इस पे लगे हुए हैं और आपको मालूम है कि पिछले साल हम लोगों ने फॉरेन ब्लैक मनी का जो लेजिस्लेशन है उसको हम लोगों ने पारित किया और इस बार फाइनेंस बिल में हम लोगों ने एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लागू की है। तो ये काम जो है वो बरकरार है, हम लोग लगे हुए हैं। और जो विदेश में जो लोग काले धन को आज के समय छुपाए हुए हैं, उनको एक हम लोगों ने कंप्लायंस विंडो दिया था पिछले साल। जिन लोगों ने नहीं डिस्क्लोज किया उन पे अब सख्त कार्रवाई हो रही है, जांच चल रहे हैं। इस साल हम लोगों ने घरेलू काले धन पे एक मौका दिया है। ये जब कंप्लायंस विंडो, डिस्क्लोजर विंडो बंद हो जाएगा सितंबर 30 को, तो फिर हम लोग सख्ती से आगे कार्रवाई करेंगे। और कैश ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS पर CBDT ने सफाई दी है। CBDT ने कहा है कि 2 लाख रुपए तक के कैश पेमेंट पर कोई TCS नहीं कटेगा। यानी अगर आप 20 लाख रुपए के मकान के लिए 18 लाख रुपए चेक से और 2 लाख रुपए कैश में पेमेंट करते हैं तो भी आपको राहत मिलेगी। 2 लाख रुपए के कैश पेमेंट पर आपका TCS नहीं कटेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश पेमेंट पर 1% TCS लगाने की घोषणा की थी। इनकम टैक्स विभाग 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश में बुलियन खरीदारी पर 1% TCS वसूलता है। और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने 3 और शहरों अहमदाबाद, लखनऊ और कानपुर की कॉल ड्रॉप की टेस्ट रिपोर्ट जारी की है। अहमदाबाद में एक बार फिर ज्यादातर कंपनियां टेस्ट में फेल हुई हैं। अहमदाबाद में एयरटेल 2G की छोड़कर कोई भी कंपनी कॉल ड्रॉप के 2% के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। हालांकि कानपुर में ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2% के टारगेट को पूरा कर पाई हैं, लेकिन कानपुर में BSNL की 2G और 3G सर्विसेज और रिलायंस CDMA सर्विसेज फेल हो गई हैं। लखनऊ में भी BSNL और रिलायंस CDMA को छोड़कर बाकी कंपनियां कॉल ड्रॉप के बेंचमार्क को पूरा करने में सफल रही हैं। ये टेस्ट ड्राइव 18 से 20 मई के बीच कराई गई थी।
और 251 में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स एक बार फिर से सुर्खियों में है। कंपनी का कहना है कि वो 1 जुलाई से फ्रीडम 251 फोन की डिलीवरी शुरू करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि वो 2 लाख फोन डिलीवरी करेगी। हालांकि इस बार कंपनी को फोन 1180 रुपए में पड़ रहा है, लेकिन कंपनी इस फोन को 251 रुपए में ही दे रही है। कंपनी ने 10 से 12 ऐप्स बनाने वाली कंपनियों से करार किया है, जिनसे पैसा लेकर कंपनी घाटे की भरपाई करेगी। इसके बाद भी कंपनी को प्रति फोन 180 रुपए का घाटा हो रहा है। कंपनी का दावा है कि वो भविष्य में कई और ऐप्स के साथ करार करके घाटे की भरपाई कर लेगी, लेकिन कंपनी करीब 7 करोड़ फोन के लिए बुकिंग ले चुकी है। कंपनी के मुताबिक वो लकी ड्रॉ के जरिए फोन उपलब्ध कराएगी। हर राज्य में बुकिंग के हिसाब से फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। रिंगिंग बेल्स के सीईओ मोहित गोयल से खास बातचीत करी हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। 251 रुपये वाले स्मार्टफोन का इंतजार खत्म हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये बाजार में उपलब्ध होगा। हमारे साथ बात करने के लिए स्विफ्ट कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मोहित गोयल है। मोहित, ये फ़ोन कब मार्केट में अवेलेबल होगा? सर 30 जून से या 1 जुलाई से हम इसकी डिलीवरी देने जा रहे हैं। 1 जुलाई से आपको मार्केट में दिखेगा। कितने फ़ोन आप डिलीवर करेंगे इसके? सर अभी हम 2 लाख यूनिट्स हमने इसके रेडी करवाई हैं। 2 लाख यूनिट्स हम डिलीवर करेंगे। उसके बाद में हम आगे की प्लानिंग करेंगे हम और कितने डिलीवर कर सकते हैं। करीबन 7 करोड़ लोगों का जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था इस फ़ोन को ख़रीदने में, तो डिलीवरी जो है वो कैसे की जाएगी, कैसे फिल्म मिलेगा ये फ़ोन लोगों को? देखिए, जितने भी हमारे जिस स्टेट से हम पर स्टेट में 10,000 फ़ोन देंगे। जिस भी स्टेट में जितने, सपोज जैसे यूपी में 2 करोड़ 80 लाख रजिस्ट्रेशन थे, तो हम उसमें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका ड्रा करेंगे। जिन भी 10,000 के नंबर पहले आएंगे हम उनको ये फ़ोन डिलीवर कर देंगे। और देश में एलएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने और ट्रांसपोर्टेशन लागत कम करने के लिए सरकार अब ट्रेन के साथ साथ ट्रक और दूसरे बड़े कमर्शियल वाहनों में एलएनजी के इस्तेमाल की संभावना तलाश रही है। सरकार के मुताबिक खाड़ी देशों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देश को करीब $6 प्रति MMBTU के रेट पर एलएनजी मिल रही है, जो कुछ समय पहले करीब $15 प्रति MMBTU मिल रही थी। फिलहाल पोर्ट टू पोर्ट ट्रैवल के लिए शिप में ही एलएनजी का इस्तेमाल होता है। सरकार चाहती है कि भारी और लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों में भी एलएनजी का इस्तेमाल हो, जिससे प्रदूषण भी घटेगा। सरकार कतर, ईरान, यूएई देशों के साथ एलएनजी सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रही है। और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर ग्रेटर नोएडा काफी सख्त हो गई है। अब बिल्डर को हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के निर्माण के बाद देश के किसी भी आईआईटी और या फिर नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही अगले फ्लोर का निर्माण मुमकिन हो पाएगा। फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर होम बायर्स हमेशा से ही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब होम बायर्स को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तैयारी कर ली है, जिसके तहत अब बिल्डर को हर फ्लोर के बाद देश के किसी भी आईआईटी या नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट को जारी करने से पहले आईआईटी या नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम मौके पर जाकर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की जांच कर सकती है, और इस जांच में सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही बिल्डर अगला फ्लोर बना सकेगा। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को सुधारने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की टीम भी प्लिंथ लेवल से कंस्ट्रक्शन की जांच करेगी। टीम ये भी सुनिश्चित करेगी कि बिल्डिंग का निर्माण अथॉरिटी से अप्रूव्ड नक्शे के मुताबिक हो रहा है या नहीं। एक कमेटी बनाई है जो वहाँ जाकर ये बीच बीच में ये चेक करके ये देखती रहेगी कि जो मैप उन्होंने बिल्डर्स ने या डेवलपर्स ने हमसे सैंक्शन कराया है उसमें उसके नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको उसी स्टेज पर रोकना उचित है, बजाय इसके कि पूरी बिल्डिंग बन जाए और उसके बाद जो नॉर्म्स में नहीं है उसको डिमोलिश किया जाए। हालांकि इस नियम के लागू होने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन होम बायर्स इस फैसले से काफी खुश हैं। वैसे तो इस खबर से काफ़ी हमें पॉजिटिव चीज़ें होना चाहिए, बट अब ये जो फैसला था इन्हें काफ़ी पहले लेना चाहिए था। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये फैसला होम बायर्स को काफ़ी राहत दे सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि कहीं इस ऑर्डर को फॉलो करने के चक्कर में प्रोजेक्ट में देरी ना हो, क्योंकि बिल्डर्स को ये बहाना मिल सकता है कि इंस्पेक्शन नहीं होने के चलते प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। गौरव खोसला, जी मीडिया।
और बात लायनल मेसी की, जो कि चिली से लगातार दूसरी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। हालांकि मेसी अपने क्लब बार्सिलोना से फुटबॉल खेलते रहेंगे, लेकिन दुनिया के इस बेहतरीन खिलाड़ी को अब आप 10 नंबर की जर्सी में अर्जेंटीना की ओर से खेलते नहीं देख सकेंगे। फुटबॉल के शहंशाह का संन्यास, अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलेंगे मेसी। चिली से हार के बाद मेसी का ऐलान, इंटरनेशनल फुटबॉल से लियोनेल मेसी का संन्यास। जी हां, मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। मेसी ने कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में चिली से मिली 4-2 से हार के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। फाइनल मैच खेले जाने के महज 2 घंटे बाद ही मेसी ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपने देश की टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि मेसी अपने क्लब FC बार्सिलोना के लिए खेलते रहेंगे। अपने संन्यास का ऐलान करते हुए मेसी ने भावुक होकर कहा, मैंने फैसला किया कि नेशनल टीम और मेरा साथ अब खत्म हो रहा है। मेसी ने अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में 2005 में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक मेसी 55 गोल के साथ अर्जेंटीना के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। कोपा का यह मैच उनके करियर का 122वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। दरअसल मेसी अपने क्लब बार्सिलोना के लिए रिकॉर्ड का पहाड़ बना चुके हैं, लेकिन कंट्री मैच में मेसी टीम को कुछ खास सफलता नहीं दिला पाए। ऐसा होने की खास वजह यह भी है कि अर्जेंटीना की टीम स्पिरिट रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। ऐसे में मेसी का जादू टीम के लिए फीका पड़ जाता है। मेसी जैसे बड़े खिलाड़ी फॉर्म में हो या ना हो, लेकिन टीम में उनका होना ही विपक्षी टीम पर दबाव बना देता था। और आज सुबह सिंगापुर के चांगे एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बचा। रनवे पर लैंडिंग के वक्त एक प्लेन ने इंजन में आग लग गई। ये वीडियो प्लेन में सवार एक यात्री ने रिकॉर्ड किया है। हादसा सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SQ 368 में उस वक्त घटा जब प्लेन चांगी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था। प्लेन के अंदर सवार यात्रियों के मुताबिक लैंडिंग के वक्त धमाके के साथ एक इंजन में आग लग गई। हालांकि सिंगापुर एयरलाइंस ने साफ किया कि प्लेन में सवार किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विमान ने सिंगापुर से मिलान के लिए देर रात 2 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के 2 घंटे बाद पायलट को विमान के इंजन में खराबी का पता चला। इसके बाद पायलट ने विमान वापस सिंगापुर लौटाने की इजाजत मांगी। आज सुबह 7 बजे चांगी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ही प्लेन में आग लग गई। मैसूर रॉयल फैमिली के राजा युद्धवीर वाडियार आज शादी के बंधन में बंध गए और मैसूर की रॉयल फैमिली में ये 40 साल बाद शादी हुई है। शादी की रस्में शुक्रवार से ही हो रही थी। रॉयल फैमिली में राजा युद्धवीर वाडियार की शादी राजस्थान के डंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका सिंह से हुई है। मैसूर के शाही परिवार में 40 साल बाद बजी शहनाई। एक दूजे के हुए राजा यदुवीर वाडियार और राजकुमारी त्रिशिका सिंह। मैसूर के 27वें राजा यदुवीर वाडियार और राजस्थान के डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका सिंह आज शादी के बंधन में बंध गए। सुबह मैसूर के अंबा विलास पैलेस में शादी की रस्में हुई। इस मौके पर दोनों परिवारों के लोग अंबा विलास पैलेस में मौजूद थे। 4 दिन पहले यानी शुक्रवार से ही शादी की रस्म शुरू हो गई थी। शादी की रस्मों में 550 पारिवारिक मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। शादी का रिसेप्शन आज शाम मैसूर पैलेस के दरबार हॉल में रखा गया है। रिसेप्शन में 2000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। 29 जून को यदुवीर वाडियार त्रिशिका के साथ नगद भ्रमण करेंगे। 2 जुलाई को बेंगलुरु पैलेस में एक और रिसेप्शन रखा गया है। इसमें चुनिंदा मेहमान होंगे। रिसेप्शन के लिए यदुवीर वाडियार की मां प्रमोद देवी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया है। शादी और रिसेप्शन में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका से भी मेहमान मैसूर पहुंचे हैं। रॉयल वेडिंग के लिए पुरुष मेहमानों के लिए ड्रेस कोड रखा गया। रिसेप्शन के लिए सफेद या काले रंग के कोट के साथ सफेद पैंट और पगड़ी ड्रेस कोड था। दूसरे विकल्प के तौर पर लाउंज सूट को भी ड्रेस कोड के तौर पर रखा गया था। राजा यदुवीर सिंह और राजकुमारी त्रिशिका सिंह की शादी वैसे तो अरेंज मैरिज है, लेकिन यदुवीर और त्रिशिका लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। दिसंबर 2013 में मैसूर के राजा श्रीकांत दत्त वाडियार का निधन हो गया था। श्रीकांत दत्त की कोई संतान नहीं थी।
फरवरी 2015 में उनकी पत्नी प्रमोद देवी ने यदुवीर को गोद लिया। यदुवीर मैसूर के राजा श्रीकांत दत्ता की सबसे बड़ी बहन गायत्री देवी के बेटे हैं। यदुवीर ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। मई 2015 में यदुवीर वाडियार की ताजपोशी हुई थी। 22 साल की त्रिशिका डूंगरपुर के राजा हर्षवर्धन सिंह की बेटी हैं। उन्होंने बोस्टन की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से आर्ट्स की डिग्री ली है। 2015 में ही त्रिशिका सिंह अमेरिका से वापस आई हैं। इस शाही शादी के चलते शाही महल को 24 से 29 जून तक आम लोगों के लिए बंद किया गया है। 30 जून से इसे फिर आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।